तो जब हम युद्ध के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? टैंक, सैनिक, सरहदें। असल में ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। आज की जो जियोपॉलिटिक्स है ना, उसमें जमीन पर कब्जे वाली लड़ाइयां नहीं होती। आज का युद्ध एक बिल्कुल अलग, एक अदृश्य मैदान पर लड़ा जा रहा है, और इसके नियम भी पूरी तरह से अलग हैं। तो आज की दुनिया, जानते हैं, एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात की तरह है। और इस नए खेल को अगर समझना है तो हमें उन खुफिया चालों और पावर क्योन इक्वेशंस को डिकोड करना होगा जो आज के दौर को चला रहे हैं। तो चलिए इस ग्लोबल चेसबोर्ड को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और ये जो लड़ाई है ना, ये 3 मेन मैदानों पर लड़ी जा रही है। एक है इकोनॉमी, दूसरा है टेक्नोलॉजी और तीसरा है खुफिया ऑपरेशंस। और मजे की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, और यही आज के नए बैटलफील्ड्स हैं। मतलब एक तरफ करेंसी वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी पर कब्जे की रेस है, और हाँ, पर्दे के पीछे तो सीक्रेट ऑपरेशंस चल ही रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम पहले समझेंगे कि ये नया ग्रेट गेम आखिर है क्या। फिर हम अमेरिका और चीन की चालों को देखेंगे। एक है आक्रामक, दूसरा एकदम खामोश। इसके बाद हम उस खतरनाक प्लेबुक को खोलेंगे जिससे सरकारें गिराई जाती हैं, और फिर बात करेंगे कि आज के हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, करेंसी वॉर क्या है, और इन सब के बीच न्यूट्रल रहने की क्या रणनीति है। तो चलिए इस ग्लोबल चेस बोर्ड के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों से शुरू करते हैं। दोनों की पावर हासिल करने की स्ट्रैटेजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है अमेरिका, जो दुनिया पर अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पकड़ के लिए सीधे सीधे भिड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ है चीन, जो चुपचाप धीरे धीरे अपनी आर्थिक ताकत से घेराबंदी करता है। जाहिर है, दोनों की अपनी अपनी ताकतें हैं और अपनी अपनी कमजोरियां भी, और यही चीज इस खेल को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। तो आइए पहले अमेरिकी मॉडल को जरा डीप में समझते हैं। देखते हैं वो कौन से 4 पिलर्स हैं जिन पर दशकों से इसकी ग्लोबल बादशाहत टिकी हुई है। देखिए, अमेरिकी सुपरमेसी की खास बात यह है कि इसके चारों पिलर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो इसे बाहरी खतरों से काफी हद तक बचाती है। फिर ये दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट को अपनी ओर खींचता है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, डॉलर पर इसकी मोनोपोली। और आखिर में इसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो दुनिया में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से ही फलता फूलता है। ये पूरा एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है। अमेरिका की स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये डॉलर डिप्लोमेसी। अब ये काम कैसे करती है, समझिए। स्टेप 1, दुनिया में कहीं भी किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर संघर्ष को हवा दो। स्टेप 2, इससे आसपास के देशों में डर का माहौल बनेगा। स्टेप 3, फिर ये डरे हुए देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी हथियार खरीदने पर मजबूर होंगे। और हाँ, पेमेंट तो डॉलर में ही करना होगा, और इसके लिए उन्हें लेना पड़ता है कर्ज। बस वो हमेशा के लिए अमेरिकी इकोनॉमिक सिस्टम में फंसकर रह जाते हैं। तो ये तो हुई अमेरिका की बात। अब चलते हैं चेस बोर्ड के दूसरे खिलाड़ी की तरफ, जिसकी स्ट्रैटेजी है धैर्य, रफ्तार और सबसे बढ़कर खामोशी। चीन की पूरी स्ट्रैटेजी एक फिलॉसफी पर चलती है कि अपनी असली ताकत तब तक मत दिखाओ जब तक वो पूरी तरह ऑपरेशनल न हो जाए। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ साइलेंस। और इसी की वजह से चीन को जेनरेशनल टेक लीप्स लेने का मौका मिलता है। मतलब वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर टाइम वेस्ट नहीं करता। जैसे दुनिया स्टीम कैटापल्ट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर बना रही थी, और चीन सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट पर पहुंच गया। दुनिया देखती रह गई और चीन को एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक बढ़त मिल गई। तो इस ग्लोबल चेसबोर्ड पर डायरेक्ट मिलिट्री लड़ाई अब बहुत कम होती है। तो फिर सवाल यह है कि सरकारों को गिराया कैसे जाता है। इसके लिए पूरी सीक्रेट प्लेबुक इस्तेमाल होती है, जो देश को अंदर से ही खोखला कर देती है। इसका एक सेट फॉर्मूला है 4 फेज का। सबसे पहले उस देश की इकोनॉमी का गला घोट दो। इंटरनेशनल लोन बंद, महंगाई आसमान पर। दूसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बनाओ, एक माहौल तैयार करो। तीसरा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए सेना और सरकार के टॉप ऑफिशियल्स को टारगेट करो। और आखिर में, जब लीडर पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाए, तब किसी प्रोटेस्ट या मिलिट्री कू के जरिए उसे हटाकर अपनी पसंद की कठपुतली सरकार बिठा दो। अब ये जो संस्थागत तोड़फोड़ है ना, इसका एक सबसे खतरनाक टूल है एलीट कॉम्प्रोमाइज। इसका सीधा सा मतलब है इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया के टॉप लीडर्स को किसी न किसी तरह भसाकर उनका कॉम्प्रोमाइजिंग मटेरियल, मतलब आपत्तिजनक वीडियो या तस्वीरें, रिकॉर्ड कर लेती हैं। और फिर उसी मटेरियल का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है अपने देश के हक में फैसले लेने के लिए।
ये पर्दे के पीछे से पावर को कंट्रोल करने का एक बहुत ही ताकतवर हथियार है। और इसी से जुड़ा ये दावा देखिए जिसमें सीधे सीधे कहा गया है कि ये दुनिया पूरी तरह से एप्स्टीन जैसे लोगों से कंट्रोल होती है, कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें फंस गए थे। ये दिखाता है कि ये खुफिया नेटवर्क कितने पावरफुल हो सकते हैं और कैसे इस तरह के ऑपरेशंस हाईएस्ट लेवल पर जियोपॉलिटिक्स को डायरेक्ट प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए अब उन जगहों पर नजर डालते हैं, उन हॉटस्पॉट्स पर जहां ये अदृश्य युद्ध आज सबसे ज्यादा गरमाए हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये दुनिया के तेल व्यापार की सबसे जरूरी नस है। अब सोचिए, जो भी इस पर कंट्रोल रखता है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर प्रेशर बना सकता है। यहाँ जरा सी भी गड़बड़ हुई तो उसका असर सीधा ग्लोबल पॉलिटिक्स पर पड़ता है। देखिए, 21वीं सदी में तेल से भी ज्यादा कीमती कोई चीज है तो वो है सेमीकंडक्टर, और ताइवान वो इसका ग्लोबल हब है। चीन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, इंतजार करो कि अमेरिका कहीं और जैसे मिडिल ईस्ट में उलझ जाए और सही मौका देखकर ताइवान पर कब्जा कर लो। और ये नंबर देखिए, $40 ट्रिलियन। ये है अमेरिका का नेशनल डेट, उसका राष्ट्रीय कर्ज। और यही वो कमजोरी है जो अगले बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट यानी करेंसी वॉर की नींव रख रही है। तो अब यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां दिख रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने इतने बड़े कर्ज से निपटने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल कर सकता है। कैसे? पहले उसकी कीमत को आसमान पर पहुंचाओ, अपना कर्ज चुकाओ और फिर मार्केट को क्रैश कर दो। वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स देश डॉलर की दादागिरी खत्म करने के लिए एक अपना अलग सिस्टम बना रहे हैं, जो सोने जैसी किसी असली संपत्ति पर आधारित होगा। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इन दो बड़ी ताकतों के बीच में जो देश फंसे हैं वो इस खतरनाक दुनिया में सरवाइव कैसे करें? भारत जैसे देशों के लिए ये सर्वाइवल एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। सोचिए, एनर्जी के लिए अरब देशों पर निर्भर हैं, हथियारों के लिए रशिया और वेस्ट दोनों पर, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन पर। अब ऐसे में किसी एक का पक्ष लेना तो लगभग नामुमकिन ही है। और ये बैलेंस बनाना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब एक तरफ एक न्यूक्लियर पावर वाला अस्थिर पड़ोसी हो और दूसरी सीमाओं पर लगातार सरकारें गिराने की साजिशें चल रही हों। ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, पूरी तरह न्यूट्रल रहो और खामोशी से अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ाते रहो। तो साफ है, इस नए ग्रेट गेम में पुराने नियम नहीं चलते। आज अगर सर्वाइव करना है तो टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस चाहिए, खामोशी से तरक्की करनी होगी और लॉयल्टी से ज्यादा अपने फायदे को देखना होगा। यहाँ कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस अदृश्य युद्धों और खामोश चालों की दुनिया में न्यूट्रल रहना, किसी का पक्ष न लेना, क्या ये ताकत की सबसे बड़ी निशानी है, या ये सिर्फ उस दिन को टालने का एक तरीका है जब आखिरकार सबको कोई न कोई साइड चुननी ही पड़ेगी? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।